नमस्कार। बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, संघ परिवार एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है। वो राजनीतिक सामाजिक विमर्शों को गढ़ने और नियंत्रित करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो ज्ञान को भी हिंदुत्व के सांचे में ढालने के बहुत सारे अभियान चला रहा है। स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रमों को बदलना या मन गढ़ंत इतिहास को असली इतिहास के रूप में प्रतिष्ठित करना उसका एक बड़ा एजेंडा है। लेकिन वो दर्शन और विचार के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर रहा है और इसके लिए उसने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है। इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को भारतीय ज्ञान परंपरा की आड़ में आगे बढ़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि विदेशी शासकों की वजह से भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत क्षति पहुंची है और उस पर विदेशी ज्ञान हावी हो गया है। इसलिए उसे पुनर्जीवित और प्रतिष्ठित करने की ज़रूरत है। इसके लिए देश भर में आयोजन किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों और दूसरे संस्थानों को बड़े पैमाने पर सरकारी फंड बांटे जा रहे हैं ताकि सभा, सेमिनारों और विचार विमर्श के जरिए इस वैचारिकी को स्वीकृति दिलाई जा सके, इसके पक्ष में सहमति बनाई जा सके। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि ये सचमुच में भारतीय ज्ञान परंपरा को डीकोलोनाइज करने, विउपनिवेशीकरण करने का प्रयास है, तो सवाल उठता है कि इसे आगे कैसे बढ़ाया जा रहा है। क्या इसे केवल वैदिक हिंदू ब्राह्मण परंपरा तक सीमित किया जा रहा है, या फिर इसमें बौद्ध, जैन, लोक, आदिवासी, सूफी और भक्ति परंपराओं को भी समुचित स्थान मिल रहा है? कहीं ये ब्राह्मणवादी संस्कृति और ज्ञान को थोपकर सवर्णों के वर्चस्व को मजबूत करने का षड्यंत्र तो नहीं है? क्या ये बहस अतीत के गौरवगान को बढ़ावा देती है? क्या ये ज्ञान को खारिज करने और हमारे पास सब कुछ है के एजेंडे से प्रेरित तो नहीं है? क्या ये परियोजना पुनरुत्थानवाद का रूप ले रही है? क्या अतीत की ओर देखने से वर्तमान समस्याओं का समाधान निकल सकता है? क्या परंपरा की वापसी आधुनिकता के विकल्प के रूप में प्रस्तुत की जा रही है? नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? क्या विश्वविद्यालयों पर आलोचनात्मक अध्ययन की जगह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को थोपा जा रहा है? आज बात बोलेगी में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने लेखक और शिक्षाविद प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। प्रोफेसर अग्रवाल दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में अध्यापन कर चुके हैं। वे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। वे बहुत सारी चर्चित किताबों के लेखक हैं। कबीर, गांधी और नेहरू पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। हाल में प्रकाशित उनकी किताब मजबूती का नाम महात्मा गांधी को बहुत सराहा गया जा रहा है। बात बोलेगी में आपका स्वागत है पुरुषोत्तम जी। धन्यवाद। शुरुआत यहाँ से करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा की बड़ी चर्चा हो रही है पिछले 2-3 साल से ख़ास तौर पर, और उसके पहले ये डीकोलोनाइजेशन भी आ गया, और इन दोनों को मिलाकर ऐसा लगता है कि एक सुनियोजित ढंग से कोई एक अभियान चल रहा है जिसमें पुराने ज्ञान को महिमा मंडित करके पेश किया जाए और उसका एक राजनीतिक एजेंडा भी हो सकता है। आप चूँकि इतने वर्षों से एकेडमिक्स में और इस तमाम जो चिंतन और विमर्श चल रहा है उसमें लगे रहते हैं, आप इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, सच ये है कि केवल भारत ही नहीं बल्कि जो भी समाज कोलोनाइज किए गए, और भारत तो चूँकि अपने आप में एक बहुत ही सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से समृद्ध समाज था, तो उसमें कोलोनाइजेशन जब किया गया तो ये धारणाएं उनके लिए ज़रूरी थी बनाना, कॉलोनियल लोगों के लिए, कि आप तो असभ्य थे, आप तो गंवार थे, हम सिविलाइजिंग मिशन पर आए हैं, आपको सभ्य बना रहे हैं। तो इस पृष्ठभूमि को अगर देखें तो डीकोलोनाइजेशन, विउपनिवेशीकरण और अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा की चिंता बिल्कुल जायज़ है। ये बहुत अच्छी बात है, इस पर बल दिया जाना चाहिए। दिक्कत क्या है मुकेश जी के जिस तरफ आप संकेत कर रहे हैं, हमारे समाज में बहुत सी वाजिब चिंताओं का राजनीतिक दुरुपयोग होता रहा है। चिंता वाजिब है, दुरुपयोग उसका राजनीतिक रूप से किया जा रहा है। अगर इसी विषय पर हम बात करें, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब कोई भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करता है, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में मेरे दो सवाल रहते हैं।
एक तो ये कि इसमें रचनात्मक साहित्य, इसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में आपका क्या रवैया है, और उससे जुड़े हुए विमर्श के बारे में क्या रवैया है। जैसे जैसे हम भारतीय रस सिद्धांत या रसध्वनि सिद्धांत कहते हैं, दुनिया में लोगों ने माना है, अब धीरे धीरे लोग मान रहे हैं कि वो मानव मनोविज्ञान की गहरी अंतर्दृष्टियाँ उससे आपको मिलती हैं। जब कहा जाता है कि श्रृंगार रसराज है, तो श्रृंगार को रसराज कहने के इम्प्लीकेशंस क्या हैं, कि आपका जो रति का भाव होता है, आपका जो कामना का भाव होता है, वो सबसे गहरा भाव होता है, वो आपके पूरे जीवन को प्रभावित निर्धारित करता है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। जब हम पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करते हैं, कितना सुंदर आदर्श सिद्धांत है कि आप नैतिक ढंग से जीवन जीते हुए, यानी धर्म का पालन करते हुए अर्थार्जन करें और अपनी कामनाओं की तुष्टि करें, और इसी में आपका मोक्ष निहित है। इसका कोई क्रिएटिव विस्तार किया गया, इसमें कोई चीज़ें जोड़ी गई, कोई चीज़ें घटाई गई, मेरी जानकारी में नहीं है, जब से ये पिछले 2-3 साल से हल्ला मचा हुआ है। दूसरी बात ये कि इस पूरे प्रोजेक्ट में जो जिन्हें हम देश भाषाएं कहते हैं या वर्नाकुलर कहते हैं, उनकी क्या स्थिति है। क्या भारतीय ज्ञान परंपरा केवल संस्कृत तक सीमित है, या भारतीय ज्ञान परंपरा में पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी और देश भाषाएं भी शामिल हैं। अच्छा, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी पर तो थोड़ा बहुत काम हुआ भी है, वर्तमान सरकार ने किया है या उसके पहले हुआ है, परंपरा रही है। देश भाषाओं को तो ज्ञान की दृष्टि से कभी देखा ही नहीं गया आमतौर से, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो कुछ अपवाद हैं, लेकिन ये मान लिया गया कि देश भाषाओं में जो कुछ है वो सब संस्कृत से अनुवाद है, जबकि ऐसा है नहीं। तुलसीदास जी की रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण का अनुवाद नहीं है। सरला दास जी का महाभारत वेद व्यास के महाभारत का अनुवाद नहीं है। भगवद गीता की जो व्याख्या ज्ञानेश्वर की मानी जाती है, जो ज्ञानेश्वरी, वो भगवद गीता का विस्तृत भाष्य है, व्याख्या है, लेकिन उसमें उनका गहरा मौलिक चिंतन है, और वो मराठी में है। तो ये मराठी हो, उड़िया हो, बांग्ला हो, तेलुगु हो, कोई जुबान हो, इसमें हो रहे चिंतन पर कोई फोकस है, या उसको केवल सेकेंडरी मान के आप डिसमिस कर रहे हैं। आपने जो बात कही, ये विच्छेद कहाँ से पैदा हुआ ज्ञान परंपरा का, जिसकी बात की जाती है, वे उपनिवेशीकरण और उपनिवेशीकरण का। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ बहुत रोचक। 18वीं सदी में एक किताब लिखी गई अलेक्जेंडर डॉ के द्वारा, हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, आरंभ से लेके अकबर तक, फ्रॉम द बिगिनिंग टू अकबर। और उस किताब का महत्व ये माना जाता है कि उसने यूरोप में एक तरह से फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में भी उसके योगदान किया। अब वो जाहिर है कि महाभारत को टोटली डिसमिस करता है वो लेखक, कि माइथोलॉजी है, इसमें इतिहास कुछ नहीं है। उससे 100 साल पहले एक किताब लिखी गई फारसी में, तारीख़ फरिश्ता, लिखने वाले का नाम है मोहम्मद हुसैन फरिश्ता, वो दक्कन में है, लेकिन वो सारे भारत का इतिहास लिख रहे हैं, और वो महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है तारीख़ फरिश्ता। वो महाभारत को इतिहास मानते हैं और इसी तरह लिखते हैं, और उसमें बहुत मार्के की बात वो कहते हैं कि महाभारत दृष्टांतों के जरिए नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला इतिहास है। दिस इज एब्सोल्युटली एक्यूरेट इंसाइट इन महाभारत। ये खुद महाभारत के अनुकूल है, क्योंकि महाभारत में आप किसी भी पात्र से कोई सवाल पूछिए, आपके मन में कोई धर्म संकट है, आप भीष्म पितामह से पूछ रहे हैं, या युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं, या किसी ऋषि से पूछ रहे हैं, तो उत्तर मिलेगा तो 100 में से 90 जगह उत्तर शुरू होगा कि भाई ये समस्या मुकेश इसके पहले इतिहास में पहले भी हो चुकी है। इसका एक उदाहरण इतिहास में भी मिलता है। युधिष्ठिर पूछते हैं कि बिना किसी कारण के ये दुख झेलना ऐसा क्यों है, तुरंत उत्तर मिलता है कि इतिहास में पहले भी ऐसा हो चुका है, और महाभारत में राम उपाख्यान आरंभ हो जाता है कि राम को भी वनवास झेलना पड़ा था, और फिर लंबा राम उपाख्यान चलता है। फरिश्ता बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि महाभारत नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला, दृष्टांतों के जरिए नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला इतिहास है। डाओ उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, फरिश्ता नहीं रिजेक्ट कर रहे। जाहिर है कि महाभारत की, फरिश्ता की जो समझ है वो आज मेरी समझ नहीं हो सकती, लेकिन वो उसका इतिहास के तौर पर नोटिस ले रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात,
जेम्स मिल एक किताब लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, तीसरा पीरियड क्रिश्चियन पीरियड नहीं है, तीसरा पीरियड ब्रिटिश पीरियड। तो आज जो लोग हिंदुस्तान के इतिहास को इस तरह देखते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो कहीं खुद तो कोलोनाइज्ड दृष्टि के शिकार नहीं है। आखिर में एक बहुत मज़ेदार उदाहरण मैं आपको दूंगा, ताज़ा ताज़ा। हड़प्पा की नर्तकी की प्रतिमा, उसकी निर्वसनता को आपने ढक दिया, बाद में हंगामा मचा तो ठीक कर दिया, लेकिन मूलतः पहले ढक दिया। नग्नता के प्रति ये संकोच, ये ठेठ विक्टोरियन समझ, ये ठेठ कॉलोनियल समझ। मैंने ट्वीट किया था कि गनीमत है, अगर यही चलता रहा तो अगला नंबर खजुराहो और कोणार्क का हो सकता है, वहाँ भी आप सीमेंट लगा देंगे। क्या बात कर रहे हैं? अगर डीकोलोनाइजेशन सचमुच करना है तो सबसे पहले तो ये समझिए कि भारतीय इतिहास का, भारतीय संस्कृति का स्वभाव क्या है। वो स्वभाव है संवाद परक, वो स्वभाव इनहेरेंटली बहुलता परक है, मल्टी वोकलिटी, ये संस्कृति का स्वभाव है। यहाँ परस्पर सारे झगड़े झंझट के बावजूद संवाद जारी है और चीज़ों को इस तरह नहीं बांटा गया है। जैसे ही आप हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं भारतीय इतिहास को, आप जेम्स मिल की इतिहास दृष्टि को लिटरली फॉलो कर रहे हैं, तो फिर डीकोलोनाइजेशन सबसे पहले तो यहाँ से शुरू होना चाहिए। इतिहास को देखने का आपका नज़रिया क्या है। दूसरा, उसमें जो मैंने बहुलता की बात कही, संस्कृत के महत्व को कोई नहीं नकार सकता, मतलब बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान स्रोत है संस्कृत, और केवल भारत के लिए क्यों, दुनिया भर के लिए। लेकिन क्या पाली का महत्व कम है? प्राकृत का महत्व कम है? स्यादवाद, अनेकांतवाद, जो कहा जा सकता है कि एपिस्टेमोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, थोड़ी बहुत जानकारी मेरी है दुनिया की फिलॉसफी की, एपिस्टेमोलॉजी का इतना सुंदर सिद्धांत शायद ही कहीं और हो। वो जैन सिद्धांत है, प्राकृत स्रोतों में सुरक्षित है। इसी तरह जो देश भाषाओं की मैंने बात कही, अरबी और फारसी में लिखे गए ग्रंथों की बात कही, तो इस सबको समग्रता में देखकर अगर आप बात करेंगे तब तो सचमुच आप भी उपनिवेशीकरण कर रहे होंगे और सचमुच भारतीय ज्ञान कांड की एक तरह से सच्ची पुनर्स्थापना कर रहे होंगे, वरना फिर पॉलिटिकल एजेंडा है और वो कोई बहुत अच्छा एजेंडा नहीं है। तो आपने जो सवाल उठाया है इस पूरी बहस का, वो ये है कि ये कितनी समावेशी है, या ये कहें कि आप ज्ञान परंपरा को इकहरी नज़र से देख रहे हैं या बहुलता के साथ देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एक ज्ञान परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ अनगिनत ज्ञान परंपराएं हैं। हमारे यहाँ शंकराचार्य एक हुए, लेकिन जब उन्होंने मठों की स्थापना की तो एक की नहीं की, ये ध्यान दीजिएगा। अब एक संगठन है, मैं नाम क्या लूँ, समझने वाले समझ जाएंगे, उसका आधार है एक चाल का अनुवर्तित्व। ये हिंदू ट्रेडिशन से नहीं आता, ये फॉलो द फ्यूअरर, ये कहीं और से आता है। यानी यहाँ तो शंकराचार्य ने भी स्थापना की तो चार की, और ऐसा नहीं है कि श्रृंगेरी के अधिक महत्वपूर्ण है और बद्रिका आश्रम के कम महत्वपूर्ण है, वाइस वर्सा, चारों एक से महत्वपूर्ण। काशी के पंडितों की राय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पुणे के पंडितों की कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो देयर इज अ कांस्टेंट डायलॉग। और एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात को बहुत सही तरीके से पॉइंट आउट किया है। वैसे हम अपने रोज़मर्रा के जीवन अनुभव में भी इसको देखते हैं। बहुलता इतनी है, बहुत मोटा मोटी चीज़ों से लेकर सोच विचार तक में। बहुत मोटा उदाहरण आप लीजिए, क्या हम बंगाल और मिथिला के ब्राह्मण की डाइट की या उसके भोजन की कल्पना मछली के बिना कर सकते हैं? अभी पिछले दिनों चुनाव हुए तो एक पार्टी विशेष के नेता हाथ में मछली लेकर घूम रहे थे ताकि बंगाल का वोटर ये ना समझे कि ये आ गए तो मछली खाने पे बैन लग जाएगा। ये क्यों करना पड़ा आपको? क्योंकि आपने वेजिटेरियनिज्म को हिंदू होने की पहचान से जोड़ दिया। अब ये जो दिल्ली में ये हुआ था, ये जो टारगेट किया गया था, हाँ, बंगालियों को टारगेट किया गया था सीआर पार्क में। ये जो वेजिटेरियनिज्म है, मैं इसमें नहीं जा रहा कि अच्छा है या बुरा है, वो मैं पर्सनली खुद वेजिटेरियन हूँ, लेकिन ये वेजिटेरियनिज्म एक सांस्कृतिक आग्रह के रूप में
पश्चिम भारत यानी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ तक सीमित है, हरियाणा, इसके आगे। तो अब भारतीय परंपरा की, खासकर हिंदू धर्म की ये विशेषता रही है कि स्थानीय विशेषताओं को, स्थानीय, जिसको द्विवेदी जी लोकाचार, स्थानीय लोकाचार कहते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए इसने अपना विकास किया है। अब अगर एक चीज़ आप थोपेंगे हर जगह, तो आप भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्धार नहीं करेंगे, उसका नुकसान ही करेंगे। क्योंकि यहाँ ये नहीं चल सकता कि आप जैन सिद्धांत को महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे और बौद्ध को मानेंगे, और बौद्ध को नहीं मानेंगे, केवल संस्कृत परंपरा को मानेंगे। यहाँ सभी को महत्व देना होगा, सभी में जो डिबेट्स हैं उनको समझना होगा, लोगों को समझाना होगा, और उनसे जो आज के और भविष्य के लिए अनुकूल हैं उनको अपनाना होगा, जो नहीं है उनको त्यागना होगा। संग्रह त्यागना बिनु पहचाने, ये कोई वामपंथी नहीं कह रहा है, बाबा तुलसीदास कह रहा है। ये जितने भी मैंने सभा सेमिनार इस विषय पर अटेंड किए हैं और लोगों को सुना है, उससे ये ध्वनि निकलती है कि एक तरह से जो अतीत में था, वैदिक काल, ब्राह्मण काल, उपनिवेश का ज़माना, बस वही ज्ञान का स्रोत था और वही सब पूरा ज्ञान है जो चला आ रहा है, और उसी का महिमा मंडन। मुकेश जी, अगेन ये धारणा भी ब्रिटिश काल में बनाई गई धारणा है। गंभीर इतिहासकार इन दिनों इस पर काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत काम मैंने भी किया है। जब भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई और भारत को समझने की कोशिश की गई, जानने की, तो उसमें जो धारणा विकसित हुई, बहुत विस्तार में जाए बिना संक्षेप में मैं ये कहूँगा कि जो इमीडिएट पास्ट और प्रेजेंट आपका है 18वीं सदी, यानी इस समय आपका जो समाज है और पिछले 100-200 साल का जो समाज था, उसमें सिवाय अंधकार के कुछ नहीं है। आपका जो कुछ अच्छा था वो 12वीं सदी तक खत्म हो गया। उसके बाद मुसलमान आ गए, उन्होंने आपका सब कुछ अच्छा ध्वस्त कर दिया, और उसके बाद एक पीरियड ऑफ टिरैनी और ऑपरेशन और ये सब। तो आप इस समय घोर अंधकार में हैं, और आपको अंधकार से निकालने के लिए हम अवतरित हुए। ये जो समझ है कि केवल जो कुछ श्रेष्ठ था वो केवल 12वीं सदी तक था, उसके बाद पतन ही पतन है। मैं अब यहाँ भक्ति आंदोलन वगैरह की बात नहीं करूँगा, लेकिन इंडियन फिलॉसफी में दो अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत, विशुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य का और अचिंत्य भेदाभेद गौड़ वैष्णवों का, अर्थात बंगाली वैष्णवों का, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों का, ये तो इसी काल में विकसित हुए। रामानंद जी इसी काल में हुए। भारतीय संगीत का और भारतीय स्थापत्य का, मैं जानबूझकर कैसे मैं मुगल स्थापत्य को अलग कर रहा हूँ, उससे स्वायत्त स्थापत्य का विकास इसी काल में हुआ है। राजा जयसिंह की जो वेधशालाएं, ऑब्जर्वेटरीज हैं, वो इसी काल में बनी। जैसे अंग्रेजों ने कहा अंधकार का काल, और आपने मान लिया। धर्मपाल जी का काम बड़ा महत्वपूर्ण है। विडंबना यह है कि धर्मपाल जी को अगेन प्रगतिशील इतिहासकारों ने डिसमिस किया, और उनको दक्षिणपंथी इतिहास दृष्टि ने लगभग एप्रोप्रिएट कर दिया। धर्मपाल जी का ही काम अगर ये लोग देखें, तो धर्मपाल जी ने ब्रिटिश स्रोतों के आधार पर बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी लगभग सारा दक्षिण भारत और बंगाल और उड़ीसा समेत, बिहार और उड़ीसा समेत पूर्व भारत, ब्रिटिश स्रोतों के आधार पर उन्होंने दिखाया है कि उस समय अंग्रेजों के आने के पहले का स्कूल एजुकेशन सिस्टम कितना व्यापक और कितना डाइवर्सिफाइड और कितना समावेशी था। ये कौन चला रहा था, ये किसके ओवरऑल उसमें चल रहा था। यहाँ फिर वही सवाल पैदा होता है, क्या भारतीय समाज में केंद्रीय सत्ता उतनी केंद्रीकृत थी जितनी ये लोग कल्पना करते हैं और राज बनाना चाहते हैं? भारतीय समाज में केंद्रीय सत्ता थी, बेशक थी। एक, कई बार एक नहीं 2-3 सत्ताएं थी। इधर मुगल साम्राज्य, उधर विजयनगर है, बहमनी है, बंगाल में दूसरे लोग हैं, सेन हैं, उसके बाद दूसरे राजा हैं।
लेकिन जो समाज का सिस्टम है वो चल रहा है। उसमें मंदिरों के साथ पाठशालाएं जुड़ी हैं, मस्जिदों के साथ मकतब जुड़े हैं, और उनमें पढ़ाई के विषय बहुत हद तक सेकुलर है। उनमें केवल थियोलॉजी नहीं पढ़ाई जा रही है, उसमें गणित पढ़ाया जा रहा है, रोज़मर्रा के व्यवहार की चीज़ें। और सबसे मार्के की बात जो है, जो नोट की गई है उसमें, और यहाँ वो कास्ट फैक्टर आ जाता है, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण है कि अंग्रेज अफसर लिखते हैं कि बच्चों को शिक्षा, लड़कों को, लड़कियाँ उसमें शामिल नहीं हैं उतनी, लड़कों को शिक्षा इस तरह दी जाती है कि वो अपने पुश्तैनी पेशे में निपुण हो जाती है। अब जो मैंने कहा कि आप सही चीज़ें सीखिए और जो चीज़ें उनको छोड़ दीजिए। पुश्तैनी पेशे में निपुणता जाके सीधा कास्ट से जुड़ता है, उसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन हाथ का हुनर, जिसकी बहुत बातें की जाती हैं, और गांधी जी ने नई तालीम में जिसकी कोशिश भी की, और कम से कम मुझे याद है कि तीसरी चौथी क्लास तक हम, तीसरी क्लास में तो मैंने स्कूल में दाखिला लिया था, 5वीं क्लास तक हमसे तकली चलवाई जाती थी। उसके बाद तकली गायब हो गई। कोई केवल वर्तमान सरकार की बात नहीं है, तकली स्कूलों से कांग्रेस सरकार के ज़माने में गायब हुई। हमने 3 साल तकली चलाई, सूद बनाने की कोशिश की। उसमें सवाल ये नहीं था कि आप जात के जुलाए हैं या नहीं है। आइडिया ये था कि ये जो पारंपरिक चीज़ है कि हाथ का हुनर तुम्हारा कास्ट से जुड़ा हुआ था, आप उसको कास्ट से अलग कर दीजिए। कोई ना कोई हाथ का हुनर आपको सीखना होगा। मेरे एक मित्र हैं, जाति के ब्राह्मण हैं, बहुत बड़े अफसर थे उनके पिताजी। उन्होंने स्कूल में तय किया कि मैं दर्जीगिरी सीखूंगा। थोड़ी बहुत सीखी भी, मैंने भी कुछ सीखा होगा। वो तो सब गायब होता जा रहा है, वो कहाँ है? तो जब आप ये कहते हैं कि केवल प्राचीन भारत में ही सब कुछ था, तो 18वीं सदी के भारत में जो इतना व्यापक स्कूलिंग सिस्टम था, जिसको गांधी जी ने कहा द ब्यूटीफुल ट्री, और वहीं से धर्मपाल ने अपनी किताब का नाम लिया है। गांधी जी ने एक व्याख्यान में इंग्लैंड में कहा था कि आपने उस ब्यूटीफुल ट्री की जड़ें काट दी। उस ब्यूटीफुल ट्री का कोई बोध है आज के लोगों को, जो ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं? अगर वो बोध होगा तो वो ये समझेंगे कि ये समझ कि जो कुछ था केवल प्राचीन भारत में था, ये नितांत इतिहास विरोधी समझ है, और मैं ब्लंटली कहूँ ये नितांत एंटी इंडिया समझ है। मैं इसी पर आ रहा था कि क्या ये कंपोजिट कल्चर जिसकी बात आपने की, जो बना इतने सालों में, उसको नकारने का, आइडिया ऑफ इंडिया को नकारने का भी एक प्रोजेक्ट है? ये तो देखिए जिस तरह चला रहे हैं उसमें तो निहित है, लेकिन मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो एक बड़ी सामान्य बात कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि हमारे पुरखे, उन्होंने 12वीं सदी के बाद सीखना बंद कर दिया। 12वीं सदी के बाद उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो गया। इससे अधिक कॉलोनियल और रेसिस्ट स्टेटमेंट भारतीयों के बारे में, और स्पेसिफिकली अगर कुछ लोगों को टारगेट करके कहा जाए तो हिंदुओं के बारे में, इससे ज़्यादा रेसिस्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है? ये तो वही दोहरा रहे हैं आप जो जेम्स मिल ने अपनी किताब में हिंदुओं के बारे में लिखा है कि हिंदू कैसे होते हैं। आप तो सिद्ध करने पे तो लोग हैं कि हम ऐसे ही थे, लेकिन हकीकत ये नहीं है। आप सीख रहे थे। जैसे आप अत्याचार और पतन का काल कह के डिसमिस करते हैं, उसमें न्याय दर्शन जैसे सूक्ष्म दर्शन का विकास उसी काल में हुआ है। संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतिम महत्वपूर्ण आचार्य माने जाने वाले पंडित राज जगन्नाथ, जो उत्कृष्ट कवि भी थे, वो शाहजहां के दरबारी थे। तब इसका आप क्या कीजिएगा? इन चीज़ों को डिसमिस करके अगर आप बात करेंगे तो बहुत ही खतरनाक किस्म से अपंग समझ पैदा होगी, टूटी फूटी समझ पैदा होगी, और वो आपके वर्तमान पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के अनुकूल हो सकती है, क्योंकि आपको हर चीज़ का ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ना है। इसके 2 नतीजे निकलते हैं। एक तो आप जो आपके समाज को आत्मविश्वास से हीन बनाने के लिए वास्तव में जिम्मेदार है, यानी कॉलोनियलिज्म, उसको एक्जोनरेट कर रहे हैं, उसे क्लीन चिट दे रहे हैं। दूसरे, आप अपने समाज की एक बहुत ही परवर्ड समझ पैदा कर रहे हैं। ये देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए ठीक नहीं है। मैं फिर से कहूँगा कि आप 18वीं सदी का भारत कैसा था, अगर मेरे बस में हो, जो थोड़ा बहुत मेरे बस में मैं कर रहा हूँ, आप मेरे काम से वाकिफ़ हैं, 14वीं 15वीं सदी से लेकर 18वीं 19वीं सदी तक का भारत कैसा था सच मानों में,
आज की राजनीति से थोड़ा मुक्त होकर उसको सोचिए, तो आप भारतीय ज्ञान परंपरा का सचमुच उद्धार कर रहे होंगे। प्राचीन काल का क्या बेहतर विकसित हुआ, क्या पीछे छूटा, किसका दमन हुआ, किसका विकास हुआ, इसके गंभीर अध्ययन की ज़रूरत है, खास करके इस 500-600 साल को सामने रखते हुए जिसे कॉलोनियलिज्म ने डार्क पीरियड कहकर संबोधित किया। क्या वो सचमुच डार्क था? डार्क था तो ठीक है, अगर तथ्य साबित कर देंगे डार्क था तो ठीक है, लेकिन तथ्य तो धर्मपाल जी की किताब में फिर से कहूँ तो ये कुछ और ही बता रही है, और धर्मपाल जी पर वामपंथी होने का आरोप तो कोई लगा नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मपाल की मैकाले पुत्र और मार्क्स पुत्र नहीं थे, अगर वो थे तो गांधी पुत्र थे। बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे उसका? लेकिन ये टारगेट केवल मुसलमान भर नहीं है, ये बौद्ध पीरियड को खा जाना चाहते हैं, जैन को खा जाना चाहते हैं, उस पूरे पीरियड को भी नहीं, वो गायब असल कर में देना देखिए चाहिए। दिक्कत क्या है यहाँ, आपने ठीक कहा केवल मुसलमान, या मैं यहाँ तक कहूँगा कि केवल बौद्ध जैन की बात नहीं है, बात एक नितांत इकहरी समझ की। उस नितांत इकहरी समझ को ये आरोपित करना चाहते हैं लोगों पर, जो घातक है। वो इसलिए भी घातक है कि जैसे पारंपरिक रूप से शंकराचार्य के जो विरोधी दर्शन में लोग थे, वो उन पर प्रच्छन्न बौद्ध होने का आरोप लगाते थे। उनका कहना था कि इनके मायावाद जो है वो नागार्जुन के शून्यवाद से गहरे में प्रभावित है। अब ये बहस का विषय है विद्वानों के बीच में, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये इस बात की सूचना देता है कि एक संवाद था, एक एकेडमिक लेन देन था, बहस थी। संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्य हैं भामे, वो ब्राह्मण भी हैं अपने आप में और बौद्ध भी हैं। यानी मैंने अपनी किताब में भी, अंग्रेजी में जो किताब है मेरी कबीर कबीर, उसमें ये लिखा भी है कि ये ठेठ यूरोपीय समझ थी, दिस और दैट, या तो आप ये हो सकते हैं या वो हो सकते हैं। भारतीय समझ की सुंदरता ऐसी में थी कि यहाँ दिस एंड दैट, आप ये भी हो सकते हैं और वो भी हो सकते हैं। आप हिंदू हैं लेकिन किसी सूफी के भक्त हो सकते हैं, आप मुसलमान हैं किसी हिंदू संत के भक्त हो सकते हैं। और सच ये है कि सब कुछ के बावजूद आज तक ऐसे लोग मौजूद हैं, आज तक हैं ऐसे लोग। बहुत तेजी से उनकी संख्या घट रही है, वो अलग बात है। तो आप जिस चीज़ से चिढ़ते हैं उसको आप कोई नाम दीजिए, समन्वित संस्कृति, संवाद संस्कृति, बहुलतापरक संस्कृति, आप उसको कोई नाम दे दीजिए। हर नाम की अपनी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ समस्याएं हैं, लेकिन ये संस्कृति एकहरी नहीं थी, ये सच है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा की बात आप करेंगे तो वो असल में प्लूरल में ही हो सकती है। इसीलिए अंग्रेजी में जब कहा जाता है तो शब्द बहुत सही है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, हिंदी में वो बहुवचन गायब कर देते हैं। हिंदी में कहें भारतीय ज्ञान परंपराएं, और सिस्टम शब्द का प्रयोग ना करें तो बेहतर है, क्योंकि एकेडमिकली सिस्टम थोड़ी अलग चीज़ होती है। ट्रेडिशन इज अ मच बेटर एक्सप्रेशन। तो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस और भारतीय ज्ञान परंपराएं, इस पर फोकस हो, इनके संवाद पर फोकस हो। आप जैन देखें, बौद्ध देखें, लोकायत देखें, चारवाक देखें और ब्राह्मण देखें, इधर आप आकर के हिंदू परंपरा देखें, इस्लामी परंपरा देखें, एक दूसरे धरातल पर आप पंजाबी से लेकर तमिल तक की जो ज्ञान परंपरा है, बांग्ला से लेकर के गुजराती तक की जो ज्ञान परंपरा है, उस पर ध्यान दें। इट इज़ सो एक्साइटिंग। लाखों पांडुलिपियाँ तो अभी भी पड़ी हुई हैं जो एक्सप्लोर नहीं की गई हैं। उनमें ना जाने क्या क्या लिखा हुआ है, कितना ज्ञान है उनमें। फिर ये सवाल आप पूछें कि एक तरफ इतना सूक्ष्म चिंतन था, भाषा के स्तर पर भारतीय चिंतन की सूक्ष्मता आज दुनिया मानती है। भाई क्या चक्कर था कि टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं हुई जरूर हुई, लेकिन यूरोप से अगर आप तुलना करें, खासकर 15वीं-16वीं सदी के बाद के, तो क्या कारण था? यूरोप में क्यों तेजी से डेवलप हुई, आपके यहाँ क्यों नहीं हुई? यहाँ एक दिलचस्प दलील दी जाती है, और वो ये कि यूरोप ने जो ज्ञान डेवलप किया है वो सारा यहीं से उठा के ले गए अरे और ये तो हमको देखिए, वंचित कर दिया। अब ये तो इतनी हास्यास्पद बात है कि इस पर टिप्पणी करना भी व्यर्थ है। सच तो ये है। ये तो उस तरह की बात है कि मैक्स मुलर ने वेद पढ़ कर के हवाई जहाज बना लिए। अब इस पर मैं क्या कमेंट करूं? आपने काहे नहीं बना ली? असल में कहीं भी टेक्नोलॉजी का विकास, मुकेश जी, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है डिस्कवरी और एक होता है इन्वेंशन।
आपने प्रकृति का कोई नियम पता लगा लिया, उसको सूत्रबद्ध कर दिया, एकेडमिक ढंग से रख दिया, उसका टेक्नोलॉजिकल उपयोग, रोज़मर्रा के व्यवहार में उसका उपयोग ही इस पर निर्भर करता है कि समाज में व्यापार की क्या स्थिति है, समाज में मांग की क्या स्थिति है। मांग नहीं होगी तो टेक्नोलॉजी का विकास भी नहीं होगा। जैसे जैसे मांग होती है उस तरह टेक्नोलॉजी बनती है, और फिर एक डायलेक्टिक्स चलता है। टेक्नोलॉजी आपके संबंधों को, आपके जीवन को प्रभावित करती है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ बैठे बैठे आप कितनी दूर तक अपना संवाद पहुँचा सकते हैं। आज से 15 साल पहले ये संभव नहीं था, इंटरनेट के पहले ये संभव नहीं था, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी और रोज़मर्रा का जीवन, व्यापार, इसका परस्पर संबंध है। अब सवाल ये है कि भारत में जो व्यापार की स्थिति थी वो 18वीं 19वीं सदी में नष्ट कैसे होती चली गई, और इंग्लैंड और तमाम सारे जो कोलोनाइजिंग कंट्रीज थे, वहाँ व्यापार तेजी से बढ़ता क्यों चला गया। इसको अगर आप देखें और थोड़ा फिर पॉपुलर लेवल पर चीज़ों को देखें, ये लोग कहते हैं कि भाई औरंगजेब की मृत्यु के समय चीन के बाद भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो इससे दो सवाल पैदा होते हैं। अगर मुसलमान इतने ही अत्याचारी थे, मुसलमान शासक, और सिवाय मारपीट के उन्हें कुछ नहीं सूझता था, तो इकोनॉमी इतनी बड़ी कैसे हो गई थी। ये तो कॉमर्स का बुनियादी नियम है। 2000 साल पहले चले जाइए, चाहे आज देख लीजिए, आज का भारत देख लीजिए या आज का अमेरिका देख लीजिए, स्टेबिलिटी और सुरक्षा के बिना व्यापार नहीं होता। तो अगर चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत थी, तो आपकी इतिहास दृष्टि पर एक अलग ढंग से भी सवाल उठ जाता है। दूसरा ये कि फिर वो गिरती चली गई। कहते हैं कि उस समय 24% था हिंदुस्तान का हिस्सा, सन 47 तक आते आते 3-4% रह गया, और उसी अनुपात में लंदन, जिसकी गंदगी और इसकी चर्चा होती थी, वो दुनिया के सबसे खूबसूरत नगरों में बन गया। अभी रिसेंट रिसर्चेज में सामने आया है कि लंदन एज सच नगर के तौर पर लंदन के विकास में कॉलोनियल लूट का कितना बड़ा योगदान था। और ये कोई आज की बात नहीं है, लिखने वाले इसको बहुत पहले से लिख रहे हैं। दादाभाई नौरोजी की किताब 19वीं सदी के अंत में आई थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। विलियम डिग्बी, जो खुद अंग्रेज थे, उन्होंने 1906 में इस इकोनॉमिक लूट के बारे में किताब लिखी थी। तो बात तो ये होनी चाहिए, बात तो सच ये है कि यह होनी चाहिए कि दुनिया के दूसरे कोलोनाइज्ड देशों के साथ मिलकर, यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ मिलकर, कभी कभी मैं एक सपना जैसा देखता हूँ कि आप मांग करें सारे पश्चिमी यूरोप से कि आपने भाई साहब जो हमारा खून चूसा है कुछ उसका हर्जाना भरिए। फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड, इनकी सारी समृद्धि, उसका आधार कॉलोनियल लूट है। तो उस पर तो फोकस आपका है नहीं, आपका फोकस यहाँ है मुसलमानों पर। आपका फोकस इस पर है कि बौद्धों को और जैनों को वर्चुअली इतिहास से, तो आप असल में व्युपनिवेशीकरण कर रहे हैं, या जाने अनजाने उपनिवेशिक, उपनिवेशीकरण, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन आप जाने अनजाने औपनिवेशिक ताकतों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनके रोल को आप अंडर प्ले कर रहे हैं, उनके रोल को आप खत्म कर रहे हैं जो उन्होंने किया। गांधी जी के चरखे का मजाक उड़ाने का बड़ा फैशन है कि साहब चरखे से नहीं सब जानते हैं कि केवल चरखे से आज़ादी नहीं मिली, लेकिन चरखा केवल चरखा नहीं था। अगर थोड़ा सा अक्ल से काम लें इस तरह की बातें करने वाले लोग, कच्चा माल यहाँ से इंग्लैंड जाता है, वहाँ से वो फाइन कपड़े में बदलता है और भारत में आके मार्केट में बिकता है। माल प्राप्त करने की स्थितियों पर भी आपका एक अधिकार है। कच्चा माल बेचने वाले को सौदेबाजी की कोई स्कोप नहीं है। माल बेचने की स्थितियों पर भी आपका एक अधिकार है। कोई प्रतियोगिता आप उत्पन्न नहीं होने दे रहे हैं, भारतीय उद्योग को विकसित नहीं होने दे रहे हैं। और जब एक आदमी, उसको इंसाइट आती है और वो चरखे के सिलसिला शुरू करके खादी को एक आंदोलन बना देता है, तो मैनचेस्टर और लैंकाशायर में मिलें बंद होने की नौबत आ जाती है। ये डायरेक्ट चोट थी ब्रिटेन के आर्थिक साम्राज्य पर, आर्थिक ताकत पर। कि मैं नाम भूल रहा हूँ लेखक का, वैन या आ जाएगा तो बता दूंगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स की, उनकी अद्भुत किताब है द एम्पायर ऑफ कॉटन। पढ़नी चाहिए लोगों को, आसानी से उपलब्ध है।
कि किस तरह ये जो कॉटन का एम्पायर था, अंग्रेजी साम्राज्य उनके हिसाब से मूलतः कॉटन का एम्पायर था, और उसमें चरखे ने कितना बड़ा डेंट लगाया। तो देखिए ये सब चीज़ें ऐसा होता है मुकेश जी के आम लोग इन सब चीज़ों को इतने डिटेल में जाहिर नहीं समझते हैं। समाज में जो नेता होते हैं उनका काम यही होता है। नेता का काम ये नहीं है कि वो लोगों की बेसर इंस्टिंक्ट्स को भड़काए, उनके गुस्से को भड़काए। नेता का काम उनका प्रबोधन करना होता है, उनको बोध क्या है आर्थिक स्थिति। अपने अपने मुहावरे होते हैं। गांधी जी का एक मुहावरा था, नेहरू का एक मुहावरा था, लेकिन दोनों का मुहावरा मिलके जिस मुहावरे की रचना करता है वो भारत के इतिहास को जिस तरह देखता है, भारत के भविष्य को जिस तरह देखता है, मुझे लगता है कि अगर तात्कालिक राजनीति के आग्रहों से मुक्त होकर, और नेहरू का जो ऑब्सेशन कुछ लोगों को है, तो कोई कभी लगता है कि नेहरू जी की ताकत भी अद्भुत है, मरने के 60-70 साल बाद भी लोगों को काम नहीं करने दे रहे। कह सकते हैं नेहरू का भूत सबसे मजबूत। तो उस ऑब्सेशन से मुक्त होकर अगर देखें तो सचमुच भी उपनिवेशीकरण सार्थक होगा और भारतीय ज्ञान परंपरा की महत्ता फिर से स्थापित होगी जेन्युइनली, तभी जब आप बहुलता का ध्यान रखें, संवाद का ध्यान रखें और किसी एक ट्रेडिशन को प्रिविलेज ना करें। ये जो सवाल मैंने पिछला किया था जिस पे आपने कहा कि ये ऐसा विषय है जिस पे टिप्पणी भी करना ठीक नहीं लगता है, लेकिन जब आप देखते हैं कि इस देश में ये कहा जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी हमारे यहाँ थी, हमारे यहाँ इंटरनेट था, हमारे यहाँ टेलीविज़न था, और ये भारतीय साइंस कांग्रेस में, भारतीय इतिहास कांग्रेस में इसका जिक्र होता मेरा है। एक बहुत सीधा सा सवाल है। मैं एक बरसों पहले एक डिबेट में ये सवाल कर चुका हूँ, और साथ में जो मेरे बैठे थे मित्र बहस में, एक साइंटिस्ट बैठे थे। जब इस साइंस कांग्रेस में ये बात हुई थी तब, इस बात को आज 10 साल हो गए होंगे, और एक दल विशेष के प्रवक्ता बैठे थे। मैंने ये सवाल पूछ लिया था तो बहुत बुरी तरह उखड़ गए थे, और साइंटिस्ट महोदय हंसने लगे थे। सवाल, मैं बहुत अज्ञानी व्यक्ति हूँ इसलिए अज्ञानपूर्ण ही मेरा सवाल था। मेरा सवाल ये था कि स्पेस शटल थी वैदिक काल में, हाइड्रोजन बम था, और तमाम सारी चमत्कारिक चीज़ें थी, बाइसिकल थी या नहीं थी? तो वो उखड़ गए थे बुरी तरह। फिर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि देखिए ऐसा है कि टेक्नोलॉजी हो या कोई भी ज्ञान हो, उसका विकास इतिहास हमें बताता है सरल से जटिल की ओर होता है। पहले सामान्य बहुत ही मोटे मोटे अस्त्र बनते हैं। पहले हमारे किसी आदिम पूर्वज ने एकाएक रियलाइज किया कि यार पत्थर जो है वो केवल बैठने के नहीं, किसी का सर फोड़ने के काम भी आ सकता है। ठीक है, तो फिर विकसित होते होते आज हम नापाम और कौन कौन से बम तक पहुंच गए। ऐसे बम तक पहुंच गए कि इमारत इंटैक्ट रहेगी, प्राणी मात्र मर जाएगा कॉकरोचों को छोड़ के, न्यूट्रॉन बम या क्या कहते हैं उसे। आपने रियलाइज किया एकाएक कि ये दो पत्थर रगड़ खा गए तो कुछ चमक जैसी उत्पन्न हुई, और आपने आग को डिस्कवर कर लिया। उसके बाद आप पहिया, पहले आरी वाला नहीं होता था, ठोस पहिया होता था। आपने रियलाइज किया कि अगर इसमें हवा का मूवमेंट संभव हो जाए तो पहिया तेज चलने लगेगा। तो सरल से जटिल की ओर होता है। तो अगर वैदिक काल में सब कुछ था, साइकिल नहीं थी, क्योंकि आज तक किसी विद्वान ने यह दावा नहीं किया कि वैदिक काल में साइकिल थी। दूसरी रोचक बात यह है कि जब कोई खोज हो जाती है तभी आपको मालूम पड़ता है कि वो वैदिक काल में थी। 1960 के पहले कोई नहीं कह रहा था कि वैदिक काल में टेलीविजन था। 2000 के पहले कोई नहीं कह रहा था कि वैदिक काल में इंटरनेट था। इस पर आप खुद सोच लीजिए। और इंसिडेंटली मैं ये बता दूं कि तमाशा केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, ठीक यही तमाशा इस्लामी ट्रेडिशन में भी है। पाकिस्तान में जिया उल हक साहब के शासन के बाद इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस वहाँ भी हुई हैं, वहाँ भी इंटरनेट पर वो सब मनोरंजक सूचनाएं उपलब्ध हैं। और पाकिस्तान में भी जो समझदार लोग हैं उन्होंने इस पर टिप्पणियाँ की हैं कि उनके हिसाब से सब कुछ कुरान और इस्लामिक ट्रेडिशन में मौजूद था। बहुत कुछ मौजूद था, बेशक भारत में और इस्लामिक ट्रेडिशन में बीज गणित मौजूद था, चिकित्सा का बहुत उन्नत रूप मौजूद था। तो जो मौजूद था वो था, और उसको और अधिक विकसित कीजिए।
जो नहीं था उसकी फैंटेसी क्यों करना? और उस फैंटेसी में भी, जैसा मैंने आपसे कहा, कि ये भूल जाना कि टेक्नोलॉजी का विकास सरल से जटिल की ओर होगा, और ये इस रोचक बात को भूल जाना कि पहले जब खोज हो चुकी होती है तभी आपको लगता है कि वह आपके प्राचीन काल में मौजूद था। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे अपनी गलती मानने में बड़ी खुशी होगी। कोई सज्जन मुझे दिखा दे 1920 का, 30 का, 40 का, 50 का कोई स्टेटमेंट जिसमें कहा गया हो कि टेलीविज़न मौजूद था, या सन 2000 के पहले का कोई स्टेटमेंट जिसमें कहा गया हो, या 1995 के पहले का जिसमें कहा गया हो कि इंटरनेट मौजूद था। यहाँ तक कि वैदिक गणित की चर्चा भी वैदिक गणित के बारे में तो 40-50 जो साल मैं से। आपको मज़ेदार बात बताऊं मुकेश जी, वैदिक गणित का जो यहाँ तक है कि जो गंभीर किस्म के तथाकथित दक्षिणपंथी विद्वान हैं वो भी उसको डिसमिस करते हैं। वैदिक गणित का तो आलम ही है, उसमें तो मैं गणित का जानकार नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे मित्र हैं, जानकार लोग हैं, और जो बहुत क्लियरली दक्षिणपंथी हैं, वो भी इस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लेते। इन एनी केस मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कोई जानकारी उसमें है। क्या आपको लगता है कि ये एक रिवाइवलिज्म का एक एजेंडा है? जो आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, वेस्ट में भी है, यहाँ भी वही चल रहा है। देखिए, ये अगर बहुत अच्छा ये सवाल आपने किया, अगर दुनिया भर को ध्यान में रख के देखें तो ये असल में आधुनिकता और प्रबोधन के एक तरह का रिट्रीट का कॉल है। ये एक तरह से रिट्रीट पर है आधुनिकता और प्रबोधन की जो हमारी मान्यताएं थीं, जिसमें साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंटिफिक टेम्पर, व्यक्तिगत चुनाव की महत्ता, विवेक से सोचने की बात, ये सब जो वैल्यूज़ थी, ये सब चीज़ें थीं, ये जैसे एक तरह से रिट्रीट पर है। अमेरिका हमेशा एक धार्मिक समाज रहा है। अमेरिका में सेकुलर वगैरह होना उनका अपनी जगह है, हालांकि वो सेकुलर भी कितने हैं वो एक अलग बहस है, लेकिन समाज के तौर पे अमेरिका हमेशा एक धार्मिक समाज रहा है। लेकिन यानी पिछले 200 साल में जब से ही यूरोपियन पहुँचे हैं वहाँ, लेकिन वाइट हाउस में वो चंगाई सभा जैसे यहाँ कुछ ईसाई प्रचारक करते हैं उस तरह का नाचना कूदना और उस तरह का वो होना, रिचुअल होना, वो ट्रंप साहब के ज़माने में ही पहली बार हुआ है, अभी कुछ ही दिन पहले। ये तो ठीक है कि रीगान साहब जब रीगान कह रहा हूँ बुश जब इराक पर हमला कर रहे थे तो उन्होंने क्रूसेड कहा था उसे, फिर हंगामा मचा तो उन्होंने उस शब्द पे लिपापोती की, लेकिन वो उनकी चेतना में रहा है। लेकिन फिर भी इस तरह की धार्मिकता नहीं थी जैसी अब दिख और रही अभी ईरान पर जो हमला हुआ उसके पीछे भी एक धार्मिक कारण है। वो तो है, इवेंजिकल देखिए उसको तो आप जो मत क्रिश्चियन, जाइए, उसमें तो आप मत जाइए का मतलब ये कि वो तो यूरोप की जो एक तरह से कहिए कि सांस्कृतिक कल्पना है, वो उसका एक उसको निर्धारित करने वाले तत्वों में से एक है इस्लाम और ईसाइयत की सतत प्रतिद्वंदिता। उन्होंने सारे इतिहास को इसी रूप में देखा है और जिया है। दुर्भाग्य यह है कि भारत में भी बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को इंटरनलाइज कर लिया है। दुर्भाग्य यह है कि भारत में भी बहुत सारे लोगों का हिंदुत्व जो है बिना इस्लाम के रेफरेंस के संपन्न ही नहीं होता। ये पुनः एक कोलोनाइज्ड माइंडसेट है, क्योंकि ईसाइयत का जो रिश्ता इस्लाम से रहा है वो भारतीय परंपरा का नहीं रहा है। लेकिन इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा, जो बात आप कह रहे थे, ये दुनिया भर में हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, और केवल भारत और पाकिस्तान में नहीं, इसलिए मैंने अमेरिका का उदाहरण दिया, इंग्लैंड में हर जगह हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, सब जगह हो रहा है एक तरह का रिवाइवलिज्म। और उसका कारण ये है कि जो लोगों को अपनी सांस्कृतिक आइडेंटिटी गायब होती दिख रही थी आधुनिकता में, उन सबको अब लग रहा है कि हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को एसर्ट करें। आप खुद देख लीजिए, मुसलमानों की ही अगर बात करें तो आज से 20-30 साल पहले कितनी मुस्लिम स्त्रियां हिजाब पहनती थी, आज कितनी पहनती हैं? केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में। आज जो है हिजाब जो है वो मुस्लिम आइडेंटिटी का एक सिंबल बन गया। इसी तरह हिंदू आइडेंटिटी के सिंबल्स खोजे जा रहे हैं, रेखांकित किए जा रहे हैं। तो ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उसका एक स्वाभाविक नतीजा है, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी पर बल। और दुर्भाग्य से हो ये रहा है, कल्चरल आइडेंटिटी पर बल कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके अलावा हर चीज़ की उपेक्षा। यानी कल्चरल आइडेंटिटी आपकी सध गई तो सब सध गया, उसके अलावा समाज की और क्या समस्याएं हैं, उत्पादन की, वितरण की, गवर्नेंस की। भैया जो वर्तमान सरकार है, हर मोर्चे पर गवर्नेंस के फेल्योर के बावजूद, ठीक है अपोजिशन वोट चोरी की बात करता है, ईवीएम की बात करता है, लेकिन आप इस बात को फिर भी नहीं नकार सकते
कि हिंदुत्व ने लोगों के मन में जगह बनाई। गवर्नेंस के इतने सारे फेल्योर्स के बावजूद अगर एक पार्टी को लगातार मैंडेट मिलता जा रहा है तो ये मानना होगा ना कि आइडेंटिटी का सवाल इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि लाख गुनाह आपके माफ़ हैं, आप हमारी आइडेंटिटी बचा रहे हैं या उसको इंसिस्ट कर रहे हैं, इतना ही चाहिए। अब अभी जो ताज़ा तरीन बंगाल में मज़ेदार हुआ है, सोहरावर्दी स्ट्रीट का नाम बदल दिया है, पता ही नहीं कि कौन से सोहरावर्दी नाम देखा और बस हो गया, सोच विचार की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही सोहरावर्दी नाम देखा आपको लगा एक ही सोहरावर्दी हुआ है। अब वो कोई और सज्जन निकले, अब वो ऐसे सज्जन निकले जिनके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी काम किया था एज एन एकेडमिक, लेकिन सोचने विचारने की फुर्सत ही नहीं है, हर चीज़ गुस्से में, हर चीज़ हड़बड़ी में। तो ये आपने सही कहा, ये केवल भारत की समस्या नहीं है, दुर्भाग्य से विश्वव्यापी समस्या बन गई। क्या इसको इस रूप में भी देखना चाहिए, जो भारतीय ज्ञान परंपरा की खोज शुरू हुई है उसमें एक अपर कास्ट का भी प्रोजेक्ट है। आरएसएस हम सब जानते हैं कि अपर कास्ट डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वही हिंदुत्व पूरा जो है वो अपर कास्ट का एक वर्चस्व कायम करने की एक कोशिश है। क्या आपको लगता है कि ये भी एक टूल है? देखिए, मैं इसको यूँ कहूँगा कि ये कुछ चीज़ें एक पैकेज है, पूरा केवल कास्ट की बात नहीं, पूरा एक पैकेज है। जब आप उस पैकेज के प्रस्थान बिंदु से, पॉइंट ऑफ डिपार्चर से ज्ञान परंपरा की बात करेंगे तो उसमें वो सब चीज़ें आएंगी जो इन पर सबका ध्यान जाता है, आपका भी गया है जेंडर और कास्ट के सवाल पर। ये सही है, इसको मानना ही पड़ेगा अगर आप इसको एनालाइज करें तो। लेकिन जिस चीज़ पर ध्यान नहीं जाता, मैं उस पर ध्यान डालने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो ये कि इसमें आप जो असली कल्प्रेट है कॉलोनियलिज्म, उसको एक्सोनरेट कर रहे हैं। दूसरा, आप इसमें वर्नाकुलर की उपेक्षा कर रहे हैं। तीसरा, आप इसमें उस इतिहास दृष्टि को इंटरनलाइज कर रहे हैं जिसने आपको समझाया और आप अभी तक समझे बैठे हैं कि 18वीं सदी में आपका देश अंधकार में डूब चुका था। ये तीनों ही गलत सही की बात नहीं है, ये तीनों ऐतिहासिक दृष्टि से गलत धारणा है। ना तो आप कॉलोनियलिज्म को एक्सोनरेट कर सकते हैं, ना आप वर्नाकुलर की उपेक्षा करके किसी ज्ञान की मीमांसा की कल्पना कर सकते हैं, और ना ही ये मानना उचित है कि 18वीं सदी में भारत अंधकार में डूब चुका था। क्या इसमें एक और चीज़ जोड़ी जा सकती है कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो आधुनिकता विरोधी भी है? ऑब्वियसली, ये तो है ही भाई, आधुनिकता विरोधी है। मैं उन लोगों में से हूँ, मैंने अपनी किताब में आर्ग्यू भी किया है, देशज आधुनिकता। और देशज से मेरा मतलब इंडिजिनस से नहीं है, वर्नाकुलर देश भाषाओं में व्यक्त हो रही आधुनिकता। और इसे मैं यूरोपीय या विश्वव्यापी आधुनिकता के विरोध में नहीं रखता, मैं उस आधुनिकता के विरोध में रखता हूँ जो कॉलोनियल तौर पर हमारे यहाँ आई, कॉलोनियल आधुनिकता, औपनिवेशिक आधुनिकता, जिसने भारत के बारे में बहुत सारी डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप की और उसका प्रचार किया। लेकिन मुकेश जी, अगर आप ध्यान से देखें तो उस समय भी उन लोगों में भी ब्रिटिश अफसर जो थे, जो उस ज्ञान कांड की रचना कर रहे थे, कॉलोनियल ज्ञान कांड की, उनमें भी कुछ विरोध के स्वर थे जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है। रिजले साहब ने कहा कि कास्ट रेस का एक रूप है, और वो बाद में कमिश्नर बने, कास्ट सेंसस के सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी शायद जाके बने, और उनकी धारणाएं बहुत सारे लोगों ने इंटरनलाइज आज तक कर रखी हैं कि साहब जिन्होंने अपनी रेशियल प्योरिटी सुरक्षित रखी वो अपर कास्ट हो गए, जिन्होंने नहीं रख पाए वो लोअर कास्ट हो गए। उन्हीं के समकालीन ब्रिटिश अफसर हैं, क्रोक हैं, इलिंगटन है, क्रोक उत्तर प्रदेश में, इलिंगटन या एरिंगटन क्या नाम है पंजाब में, वो कह रहे हैं भाई साहब कास्ट का रेस से कोई लेना देना नहीं, कास्ट इज प्योरली ऑक्यूपेशनल कैटेगरी। क्रोक साहब ने दिखाया कि जुलाहों में न जाने किस किस तरह के सूत्र, वो गोत्र मिलते हैं जो बहुत उच्च जातियों के भी गोत्र हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस तरह की चीज़ें आपने स्वयं इंटरनलाइज कर दी, तो फिर वो जो आप कह रहे हैं ब्राह्मणवाद, अपर कास्ट पूर्वग्रह, जेंडर, वो सब मैं इसलिए कह रहा हूँ सब एक पैकेज का हिस्सा है। और उस पैकेज को अगर तोड़ना है तो उसको तोड़ने का सही तरीका ये नहीं है कि आप कास्ट और जेंडर पर फोकस करते रह जाएं, उससे नहीं बात बनेगी। आपको फोकस करना होगा कॉलोनियल ज्ञान कांड पर, कॉलोनियलिज्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होगी,
वर्नाकुलर पर ध्यान देना होगा। वर्नाकुलर पर ध्यान देंगे तो कास्ट प्रेजुडिस अपने आप ढहता चला जाएगा, क्योंकि निर्गुण संत ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी नहीं है और उनकी ज्ञान मीमांसा कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय ज्ञान मीमांसा के निर्माण में उसका बेहद महत्व है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और इसी तरह 18वीं सदी का भारत अंधकार नहीं है। इन 3 चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे, मैं तो देखिए, हम मेरे पर्सनली तो मेरे हाथ में कुछ है नहीं, एक स्कॉलर के तौर पर है जो मैं कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ और नौजवान स्कॉलर्स को प्रेरित कर रहा हूँ। मैं आई एम ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एज नाउ, लेकिन जो यंग स्कॉलर्स हैं उनको एनकरेज भी कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। अगर जिन चीज़ों के प्रति चिंतित होकर के ये बात हम लोग कर रहे हैं, उनका सचमुच काउंटर करने की इच्छा किसी समर्थ संगठन में या सरकार में या किसी कॉरपोरेट हाउस में हो, तो उसका सही तरीका ये है कि इन 3 सवालों पर फोकस कीजिए आप भारतीय ज्ञान परंपरा के सवाल को। कॉलोनियल रोल इन डिस्टॉर्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास दृष्टि को विकृत करने में औपनिवेशिक ज्ञान कांड की भूमिका, 18वीं सदी के भारत की वास्तविकता और देश भाषा स्रोत वर्नाकुलर, वरना ये घपला इसी तरह चलता रहे। और इसमें एक खतरा जो है वो भी रेखांकित करने की ज़रूरत है कि जब आप ज्ञान परंपरा को इस तरह से देखेंगे तो अज्ञान परंपरा भी बढ़ेगी। स्वाभाविक है भाई। कई बार देखिए, जैसे कहते हैं ना कि अर्ध सत्य पूर्ण सत्य से अधिक खतरनाक होता है ना। और भर्तृहरि का एक श्लोक है, मुझे वो याद नहीं है श्लोक का भाव, मैं आपको बता सकता हूँ कि जो अज्ञानी है उसे समझाया जा सकता है, जो अल्पज्ञानी है उसे और आसानी से समझाया जा सकता है क्योंकि थोड़ा बहुत जानता है। लेकिन जो अल्पज्ञानी अपने आप को महाज्ञानी समझता है, उसे तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, मनुष्य क्या समझाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि मैं इस पर क्या कहूँ कि साहब वो यहाँ से चुरा ले गए और टेक्नोलॉजी, मैं क्या कहूँ इस पर। भर्तृहरि को याद कर सकता हूँ कि उस भली मानस को तो ब्रह्मा नहीं समझा सकते, मेरी क्या औकात है। जो उनका बड़ा मज़ेदार शब्द है संस्कृत में, ज्ञान लव दुर्विदग्ध। थोड़े से ज्ञान को लेकर के जो अपने आप को भारी, विदग्ध कहते हैं ज्ञानी को, तो दुर्विदग्ध यानी कुज्ञानी। तो जो थोड़े से ज्ञान को लेकर के अपने अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है, ऐसे ज्ञान लव विदुरग्ध व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, हमारी क्या होगा। और ये जो ज्ञान परंपरा पर चर्चा चल रही है उसमें जो 20वीं और 21वीं सदी का ज्ञान है, मतलब गांधी नेहरू को कहीं उसका जिक्र नहीं कर रहे। वो एक जो परंपरा, अब ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। भारत का ये परम सौभाग्य है, इसे हमें सौभाग्य मानना चाहिए। बावजूद इसके कि कोलोनाइजेशन बुरा अनुभव था, बावजूद इसके कि हमें बहुत सारे इस देश को आक्रमण झेलने पड़े, और जब तथाकथित मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई उसके बाद भी झेलने पड़े। आखिरकार बाबर ने किसी हिंदू राजा को नहीं हराया था, अफगानों को हराया था। और उसके बाद भी, उसके पहले खिलजियों के ज़माने में मंगोलों के आक्रमण का खतरा वगैरह सब बना हुआ था। इसका एक, आपने कभी ध्यान दिया, इसका एक बड़ा अच्छा नतीजा भी हुआ है। हमारा समाज, मुकेश जी, दुनिया की 3 महान ज्ञान परंपराओं से अवगत हुआ है। एक भारत की अपनी, जिसमें ब्राह्मण अब्राह्मण सबको शामिल करें आप, एक अरब और ईरान की, और तीसरे यूरोप की। और इसी का नतीजा है, फिर मैं कहूँ अपने रोज़मर्रा के अनुभव से देखिए, आप भी गए होंगे, मैं 10वीं बार विदेश गया हूँ। वहाँ पढ़े लिखे लोगों में भी मल्टीलिंगुअलिज्म वैसा नहीं मिलता जैसा हमारे यहाँ गली बाजार में मिल जाता है। वहाँ अगर आप यूरोप में, अमेरिका में रहते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेनिश भी बोल लें या समझ लें बहुत अच्छी तरह। यहाँ हालत ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपनी मातृभाषा जो है जानते ही हैं, और अगर आप तमिलनाडु वगैरह से ना हो तो आप हिंदी भी जानते हैं काम चलाओ, क्योंकि तमिलनाडु में रेजिस्टेंस है हिंदी का, बाकी सब जगह उस तरह नहीं है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अंग्रेजी भी जानते हैं। यानी हम सब के सब, हिंदुस्तान में कोई भी पढ़ा लिखा आदमी लगभग अनिवार्यतः ट्राइलिंगुअल है, बाईलिंगुअल तो है ही। फिर हमारे पास ये जो पूरी परंपरा है कि हमने गालिब को भी इंटरनलाइज किया है, हमने कालिदास को भी इंटरनलाइज किया है, और हमने शेक्सपियर को भी इंटरनलाइज किया है।
तो अगर आप सच मायने में देखें तो भारत इसलिए विश्वगुरु बना है कि इसको विश्व शिष्य बनने में कभी संकोच नहीं रहा। आप अगर ये समझें कि आप केवल सिखा ही सकते हैं तो आप सीख कुछ नहीं सकते। आप किसी भी बड़े स्कॉलर से मिलिए या किसी भी पढ़ाई लिखाई वाले व्यक्ति से, आपने ध्यान दिया होगा कि आत्म परिचय में लोग अपने आप को स्टूडेंट या स्कॉलर ही कहते हैं। स्कॉलर का अर्थ होता है अध्येता। आई एम अ हम्बल स्कॉलर ऑफ हिस्ट्री, आई एम अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी। मैंने किसी सीरियस स्कॉलर को अपने आप को गुरु कहते नहीं सुना। दूसरे भले ही कहें वो अलग बात है, दूसरे चरण छुएं कि अरे आचार्य हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन वो खुद नहीं कहते ये सब, क्योंकि वो सतत रूप से स्टूडेंट हैं, इसीलिए गुरु। ये प्रश्न मैंने इसलिए भी उठाया कि आपकी किताब जो आई थी मजबूती का नाम महात्मा गांधी, इसको मैंने पढ़ा, पूरा तो नहीं पढ़ पाया चूँकि, लेकिन ये ज्ञान परंपरा जो गांधी ऐड करते हैं और उसका नवीकरण भी करते हैं, क्योंकि वो भी आधुनिक ज्ञान से लैस होकर आए थे और पारंपरिक जो हमारा ज्ञान है उसको भी उन्होंने पढ़ा, समझा, बूझा और इस्तेमाल किया। इसके बारे में आखिरी टिप्पणी में चाहता हूँ। देखिए, अब गांधी की जहाँ तक आप बात करें तो इसी किताब में एक प्रसंग है जहाँ वो ईसाई पादरियों से बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत में बड़ा नाटकीय ढंग से वो पादरी समझ जाते हैं थोड़ी देर बात करके कि गांधी जी को धर्ममाला प्रस्तुत करने का शौक़ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल सहज बोध के आधार पर बात कर रहे हैं। वो ईसाई थियोलॉजी और हिस्ट्री के अच्छे खासे जानकार हैं। ये पादरियों के सामने बातचीत में स्पष्ट हो जाता है। किसी भी पढ़े लिखे आदमी की से बात करेंगे आप तो जाहिर हो जाता है। तो वो सवाल पूछते हैं कि भाई ये बताइए कि आखिरकार आपकी अथॉरिटी, वेयर योर अथॉरिटी लाइज, आपकी अथॉरिटी कहाँ निवास करती है। तो गांधी जी नाथ के ढंग से सीने पर हाथ रखते हैं, माई अथॉरिटी लाइज हियर। और फिर एक्सप्लेन करते हैं कि मैं गीता भी पढ़ता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, सारे धर्म ग्रंथ पढ़ता हूँ, जनदविस्ता भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं किसी भी धर्म शास्त्र वचन को तब तक स्वीकार नहीं कर सकता जब तक वो मेरे विवेक की कसौटी पर खरी ना उतरे। तो मेरा विवेक मेरी अथॉरिटी है, वो उसका कसौटी है। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, अंधानुकरण नहीं करेंगे। अच्छा, विवेक जो है आपका, ये ध्यान रखिए कि आपका विवेक केवल आपकी वंश परंपरा से नहीं बनता। अगर आप बढ़िया घर में पैदा हुए हैं या अमेरिका में किसी स्थानीय घर में पैदा हुए हैं या कहीं पैदा हुए हैं, तो आपका जो विवेक है ना, वो केवल आपकी उस सीमित परंपरा से नहीं बनता है, वो मानव मात्र के ज्ञान की परंपरा से बनता है। तभी आपका विवेक विकसित होता है। तो गांधी जब विवेक शब्द कह रहे हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद वो एक बात कहते हैं कि लेकिन एक चीज़ है जो विवेक के परे है और जिस पर हो सकता है कि मुझे कोई गलत साबित कर दे मुझसे तेज बुद्धि का आदमी, और वो है ईश्वर। मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, वो तर्क से सिद्ध हो पाए ना हो पाए। और अगर मुझसे ज़्यादा समझदार आदमी कोई साबित कर दे कि ईश्वर नहीं होता, तब भी मैं तो यही कहूँगा, नो वी आर सेवन। अब ये जो संदर्भ है ना सर, ये वर्ड्सवर्थ की एक कविता से है। वर्ड्सवर्थ की एक कविता है, वो कविता का वाचक गांव में जाता है, एक छोटी सी बच्ची को देखता है तो उससे पूछता है भाई कितने भाई बहन हो तुम। तो बताती है 7 हैं। अच्छा 7, बाकी कहाँ हैं? तो कहती है वो एक उधर गया, एक उधर गया है, 2 इधर गया है, और 2 देखो वो चर्च वहाँ सो रहे हैं चर्च में, तो कब्रें बनी हुई हैं। कहता नहीं वो तो मर गए। नहीं मर क्या गए? वो हैं, मैं तो रोज़ उनके पास जाके बैठती हूँ, वहीं बैठ के अपने मोजे बुनती हूँ, रुमाल पे कसीदा काटती हूँ, कई बार उनके साथ बैठ के खाना खाती हूँ। तो लंबी कविता है और कविता का अंत होता है कि कवि कहता है कि मैं इस बात को समझ गया कि इस बच्ची पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं कितना भी इससे कह लूँ कि दे आर डेड, देयर स्पिरिट्स आर इन हेवन, इसका जवाब ये होगा, ने वी आर 7। अब ये संदर्भ गांधी जी दे रहे हैं तो वर्ड्सवर्थ को पढ़ रखा है, इतना पढ़ रखा है कि सहज रूप से उनके दिमाग में ये कौंधता है कि टू एनी पर्सन हायर विद हायर इंटेलिजेंस एंड माइंड प्रूविंग द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, माई रेस्पॉन्स वुड बी ने वी आर 7। तो गांधी जी की भारतीयता, गांधी जी का हिंदूपन अपनी संकीर्णता और अपने अज्ञान को छुपाने का बहाना नहीं था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने सुकरात के मुकदमे का जो विवरण है, एपोलॉजी जिसको कहते हैं, उसका गुजराती में अनुवाद किया था, एक सत्यवीरनी कथा, खुद किया था अनुवाद।
तो इसलिए आप अपने अज्ञान पर गर्व करें, आपका स्वागत है। गांधी जी को बीच में मत लाइए। आप करना चाहते हैं कीजिए, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पुरुषोत्तम धन्यवाद, जी, आपसे बात करके बातचीत के बहुत लिए। अच्छा धन्यवाद। लगा।